स्पेन ने भी अगर इस तरह की बंदिश लगा दी है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब बीच में बस इटली बचता है और फ्रांस बचता है। फ्रांस का कोस्टल एरिया तो वहाँ ठीक है, लेकिन अगर इटली की सरकार, जो कि फिलहाल हमास के साथ काफ़ी हमदर्दी दिखा चुकी है, अगर वो एक कदम और ले ले और ये डिक्लेयर कर दे कि वो भी इटली के किसी पोर्ट में इज़राइल जाने वाले या हथियार ले जाने वाले जहाज़ों को शेल्टर नहीं देगी, तो मेरे ख्याल से पानी के जहाज़ से जो हथियार जा रहे हैं, उसमें भारी कमी आएगी। स्पेन ने तो ये भी कह दिया है कि जो हथियार लेकर हवाई जहाज़ आ रहे हैं, उन पर भी वहाँ रोक लगाएगा। अब अगर हूती भी इस तरह से हमले करता रहता है, ज़ाहिर बात है हूती के जो रॉकेट्स, मिसाइल्स आते हैं, वो दक्षिण दिशा से आते हैं, दक्कन की तरफ से आते हैं। भूमध्य सागर से उड़ते-उड़ते जाते हैं। तो उस तरफ भी अब आयरन डोम के रेडार्स का और इंटरसेप्टर मिसाइल्स का रुख करना पड़ रहा है। तो इससे इज़राइल की जो आसमानी ताकत है, उसमें एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी जो ताकत है वो बिखर जाती है। तो अब ये तो हमास के ऊपर है, वो ये शर्तें मानता है कि नहीं मानता है, क्योंकि हमास की भी शर्तें ऐसी तो थी नहीं, पहले दूसरी शर्तें थी। अब बहुत ज़्यादा अगर दबाव में हमास होगा तो हमास को भी मानना पड़ेगा। और वैसे नेतन्याहू जो कैबिनेट है उसका भी यही कहना है कि बहुत कम ऐसे इम्कान है कि हमास ये शराइत जो रखी गई हैं इनको माने। अब देखिए जी हाँ, डॉक्टर रिजवी, इसमें कोई शक नहीं है कि हम जैसे हूती की बात कर रहे थे, ड्रोन अटैक किया। ड्रोन अटैक सक्सेसफुल माना जाता है अगर ड्रोन दुश्मन के टारगेट तक पहुँच गया। और मैं चाहूंगा सबसे पहले ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी कि आज तीन तरफ से घेरा गया इजराइल को। एक, स्पेन ने जो पाबंदी आयद की है, बहुत बड़ा फैसला। दूसरा, यमन की तरफ से जो अटैक हुआ। और तीसरा, जो एक तहरीक शुरू हुई अभी फिलिस्तीन के अंदर, जिसको मूसा असा नाम दिया गया है, जो मूसा अलैहिस्सलाम जो पैगंबर थे, उनके लाठी एक उनके पास आसा था, उस नाम से। और ऐसा बताया जा रहा है। तो बहरहाल ये तीन तरफ से, और जो प्रोटेस्ट और ये सब चीजें तो चली रही। तो मैं यही कहूंगा कि अपडेट के साथ साथ कैप्टन साहब, क्या आप कहेंगे आज की जो अपडेट्स है? ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी। जी हाँ, डॉक्टर रिजवी, जहाँ तक स्पेन की खबर है, वो मेरे ख्याल से हमास के लिए बहुत मददगार साबित होगी। हो ये रहा है कि ज़्यादातर जो असला है, वो अमेरिका से या यूरोप के देशों से, ज़ाहिर बात है, पानी के रास्ते से ही आता है। तो इसके पहले तुर्की ने भी कहा है कि हम बंदिश लगाएँगे कोई भी पानी का जहाज़ जो इज़राइल की तरफ जा रहा हो या इज़राइल से आ रहा हो उस पर। स्पेन ने भी अगर इस तरह की बंदिश लगा दी है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब बीच में बस इटली बचता है और फ्रांस बचता है। फ्रांस का कोस्टल एरिया तो वहाँ ठीक है, लेकिन अगर इटली की सरकार, जो कि फिलहाल हमास के साथ काफ़ी हमदर्दी दिखा चुकी है, अगर वो एक कदम और ले ले और ये डिक्लेयर कर दे कि वो भी इटली के किसी पोर्ट में इज़राइल जाने वाले या हथियार ले जाने वाले जहाज़ों को शेल्टर नहीं देगी, तो मेरे ख्याल से पानी के जहाज़ से जो हथियार जा रहे हैं, उसमें भारी कमी आएगी। स्पेन ने तो ये भी कह दिया है कि जो हथियार लेकर हवाई जहाज़ आ रहे हैं, उन पर भी वहाँ रोक लगाएगा। जहाँ तक लड़ाई की बात है, ज़मीनी लड़ाई की बात है, हूती ने जो हमला किया है, सटीक हमला किया है, एक्यूरेट हमला किया है, ज़मीन पर कुछ नुकसान भी हुआ है। हूती लगातार इस तरह के हमले करता रहा है और इससे हमास को कुछ तो मदद मिलती है कि आईडीएफ का एक ध्यान, खासतौर से जैसे आयरन डोम है, आयरन डोम पहले सिर्फ उत्तर की दिशा में ही लगाया गया था, हिज़्बुल्लाह के रॉकेट्स को रोकने के लिए। बाद में हमास के रॉकेट्स को रोकने के लिए भी आयरन डोम का रुख जो है, उसके जो रेडार्स हैं और उसके जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं, उनका रुख गज़ा की तरफ किया गया। अब अगर हूती भी इस तरह से हमले करता रहता है, ज़ाहिर बात है हूती के जो रॉकेट्स, मिसाइल्स आते हैं, वो दक्षिण दिशा से आते हैं, दक्कन की तरफ से आते हैं। भूमध्य सागर से उड़ते-उड़ते जाते हैं। तो
उस तरफ भी अब आयरन डोम के रेडार्स का और इंटरसेप्टर मिसाइल्स का रुख करना पड़ रहा है। तो इससे इज़राइल की जो आसमानी ताकत है उसमें एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी जो ताकत है वो बिखर जाती है। क्या हूती के इन हमलों से इज़राइल डर गया? ऐसा शायद नहीं है, लेकिन हाँ, डेफ़िनिट बात है कि इज़राइल परेशान है, क्योंकि हूती के हमले की वजह से सिविलियन पॉपुलेशन ख़ासतौर से साउथ इज़राइल के जो सिविलियन पॉपुलेशन है, वो काफ़ी परेशान है। तो एक दबाव तो पड़ता ही है नेतन्याहू की सरकार पर। आज आईडीएफ ने बहुत दिनों के बाद प्रेस स्टेटमेंट जारी करके बताया कि उनके 4 सोल्जर्स जो हैं वो मारे गए हैं। आमतौर पर आईडीएफ इस तरह की प्रेस स्टेटमेंट देता नहीं है। तो ये देखना भी इंटरेस्टिंग हुआ कि आखिर क्या वजह थी कि इस बार आईडीएफ ने स्टेटमेंट जारी करके अपने 4 सोल्जर्स के मारे जाने की खबर को माना और अनाउंस किया। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से अपनी धमकी को रिवाइज किया है कि हमास जो है वो ये आखिरी मौका देता हूँ हमास को वो कहना मान ले सीज़फायर की शर्तों को, नहीं तो हमास को बहुत और ज़्यादा दुःख, तकलीफ और भयंकर युद्ध का सामना करना पड़ेगा। जी, डॉक्टर रिजवी? बिल्कुल ये सही है और एक मुश्किल अगर देखा जाए वो इज़राइल के सामने पड़ रही है और बढ़ती जा रही है, मैं समझता हूँ। एक बड़ी क्राइसिस, क्योंकि कैप्टन साहब मैं आऊँगा और कई सवालात हैं, लेकिन उससे पहले मैं एडवोकेट रेशमा हनीफ साहिबा कि किस तरह से देख रही हैं जो हालात पैदा हो रहे हैं और घिरता जा रहा है। क्या आपको नहीं लग रहा है इज़राइल घिर रहा है? जिस तरह से शिकंजा अवामी सतह पर, हुकूमती सतह पर, तो क्या लग रहा है आपको कि ऐसे में क्या अब पीछे हटेगा इज़राइल? देखिए, इज़राइल तो पीछे हटेगा या नहीं हटेगा ये तो इज़राइल ही जाने, लेकिन इतना ज़रूर है कि हाँ, दबाव तो हर तरफ से पड़ ही रहा है और स्पेन ने जो भी किया है, जिस तरह की भी मतलब पाबंदियां लगाई हैं या जो भी कहा है कि हम जहाज नहीं जाने देंगे, जैसा कि अभी कैप्टन साहब बता रहे थे, तो इससे इज़राइल का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और हूती पहले मिसाइल चला रहे थे, तो जो डिफेंस सिस्टम इज़राइल का है, तो और इज़राइली जो डिफेंस सिस्टम जो लोग चलाते हैं, तो उनको भी यही लगा कि हाँ, मिसाइल ही आएगी शायद, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, 5 ड्रोन दाग दिए। अब इनका तो ये कहना है कि इज़राइल का कि हमने ड्रोन रोक लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ड्रोन रुके नहीं है और कुछ ड्रोन लगे भी हैं वहां जाके। और उसके अलावा आज फलस्तीन रेजिस्टेंट ग्रुप के या हमास के ही कह ले, कुछ लड़ाके जो मरकावा, कुछ लड़ाके नहीं बल्कि एक लड़ाका मरकावा टैंक पे चढ़ गया था और उसने क्या किया, जो टैंक को उड़ाने के लिए जो बारूद वगैरह होता है वो सब उस पे लगा के और वो हट गया, पूरा टैंक मरकावा जो है तबाह बर्बाद हो गया। फिर उसके अलावा फिर जो है इज़राइल में आज और एक घटना हुई है, वो ये थी कि दो कुछ रेजिस्टेंस ग्रुप के लोग थे, तो उन्होंने क्या किया, गोलीबारी करी काफी, जिसमें ऐसी भगदड़ मची, 5 लोग तो बता रहे हैं कि मर ही गए हैं, जिसमें एक महिला भी थी, हॉस्पिटल में गई थी, लेकिन अब तो खबर आ रही है कि वो भी शायद नहीं बची, बहुत हो गई हैं। तो इस तरह से इज़राइल तो खैर गिरता जा रहा है, पूरी दुनिया में हर तरफ से गिरता जा रहा है और धीरे-धीरे जो भी मतलब इज़राइल के लिए सिंपैथी थी लोगों के दिल में, वो अब जो है खत्म भी हो रही है, चाहे वो कंट्रीज हों, चाहे वो इंसान हों या कोई ग्रुप हो, एनजीओज हों या सोसाइटीज हों, कुछ भी हों, जैसे भी हो, लेकिन इज़राइल के लिए जो पहले लोगों के दिल में इज्जत थी, जो मतलब रिस्पेक्ट थी, वो अब धीरे धीरे खत्म हो रही, क्योंकि जिस तरह से ये इन लोग इनह्यूमन वर्क कर रहे हैं यहाँ पे गजा में, तो सभी लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, जेनोसाइड कितना बड़ा कर रहे हैं, कितने लोगों को मार रहे हैं। तो इस वजह से धीरे धीरे करके इज़राइल गिरता जा रहा है। और जैसा कि अभी कैप्टन साहब भी बता रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है
कि ये अब हम आखिरी बार कह रहे हैं हमास से कि समझौता कर ले, और इजराइल ने हमारी शर्तें सारी मान ली हैं। लेकिन हमास से मेरा ये कहना है कि हम आखिरी बार कह रहे हैं कि मेरी ये शर्तें जो भी हैं वो मान लें, और शर्त ये है कि फौरन के फौरन एक ही बार में सारे जितने भी कैप्टिव्स हैं उनको जो है हमास छोड़ दे, और जब तक बातचीत चलेगी परमानेंट जंगबंदी के लिए, या तो जब तक ऐसा करेंगे हम कि हम कह देंगे इजराइल से कि कोई भी हमला, कोई भी गोलाबारी वहां पर गजा में, फलस्तीन में नहीं होगी। लेकिन अब इसका तो कोई वो नहीं, हाँ कहने लगे इसकी हम गारंटी लेते हैं, लेकिन इसका तो कोई प्रूफ नहीं है कि इजराइल चाहे तो एक ही दिन में बातचीत बंद कर दे, तो अगले ही दिन से फिर से गोलाबारी होने लगेगी और बॉम्बिंग होने लगेगी। तो अब ये तो हमास के ऊपर है, वो ये शर्तें मानता है कि नहीं मानता है, क्योंकि हमास की भी शर्तें ऐसी तो थी नहीं, पहले दूसरी शर्तें थी। अब बहुत ज्यादा अगर दबाव में हमास होगा तो हमास को भी मानना पड़ेगा। और वैसे नेतन्याहू जो कैबिनेट है उसका भी यही कहना है कि बहुत कम ऐसे इम्कान है कि हमास ये शराइत जो रखी गई हैं इनको माने। अब देखिए आगे क्या होता है। कुल मिला के ये है कि इजराइल चारों तरफ से घिरता चला जा रहा है और इसका जो भी सपोर्ट था वो सब खो गया है, और अमेरिका में भी यही होने वाला है अब। जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल। और बड़ी खबर ये आ रही है इस वक्त के, बड़ी खबर, ताजा खबर जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने अपडेट किया है कि आज फिर यमन ने अभी ये 8 बजे के करीब 3 ड्रोन से हमला किया है, और अब उसे इजरायली जेट और हेलीकॉप्टर उन्हें ढूंढते नजर आ रहे हैं कि वहां का है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, और मुझे लग रहा है कि ये शुरू में कैप्टन साहब यमन जो है इनको छिका रहा है, जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं थोड़ा से, कि ड्रोन से अभी अटैक कर रहा है, कोई बड़े नहीं। और ड्रोन से ये इजराइल को परेशान करने का काम अगर कहा जाए तो वो किया जा रहा है। दूसरा जो रेड सी में केबल वाली बात है, वो भी फाइबर केबल, वो भी हमने देखा, लेकिन हम उस पर आएंगे। ये ड्रोन अटैक क्या अहमियत रखता है, लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर है मैं उस पर बात करना चाहता हूं। जिस तरह से रिपब्लिकन में अमेरिका के अंदर इजराइल की हिमायत को लेकर के 2 हिस्से हो गए। कैप्टन साहब क्या लग रहा है आपको? ये बहुत बड़ी बात है कि अगर पार्टी 2 हिस्सों में तकसीम हो जाए, वहां पे 2 हिस्सों में अगर बढ़ जाए इजराइल, एक कह रहा है हिमायत होनी चाहिए, एक कह रहा है हिमायत नहीं होनी चाहिए, ये तो सरकारी खतरे में पड़ जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप ही खतरे में पड़ जाएंगे, क्योंकि अमेरिका का मूड बदल रहा है, अवाम का मूड बिल्कुल से बदल रहा है वहां पे। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि सरकार भी गिर जाए? जैसे कोहली की सरकार अब खतरे में है, नेपाल की, वहां कभी भी जो है तख्ता पलट हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से वहां नौजवानों पे गोलियां चलाई गई हैं, उससे और वहां पे प्रोटेस्टर बड़ी तादाद में आ रहे हैं। कैप्टन साहब। जी हाँ डॉक्टर रिजवी, इसमें कोई शक नहीं है कि हम जैसे हुती की बात कर रहे थे, ड्रोन अटैक किया। ड्रोन अटैक सक्सेसफुल माना जाता है अगर ड्रोन दुश्मन के टारगेट तक पहुंच गया। ये समझना पड़ेगा कि जो ड्रोन होते हैं उसमें जो वॉरहेड होता है, एक्सप्लोसिव कंटेंट होते हैं, वो आमतौर पर छोटे होते हैं, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो। जबकि एक और तरीका होता है, ड्रोन जैसा ही यूएवी होते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, विंग्स वाले होते हैं। वो जब उनसे अगर हमला किया जाए तो वॉरहेड थोड़ा और बड़ा होता है, 10 किलो, 20 किलो। तो जब समझिए 5 किलो या 10 किलो का वॉरहेड फटता है तो नुकसान पहुंचता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर जाए या पूरा का पूरा टर्मिनल ध्वस्त हो जाए। तो लेकिन जब अपनी मिसाइलें दागते हैं तो एक मिसाइल में बड़े वॉरहेड लगते हैं। एक मिसाइल में जो हुती दाग रहा है, वॉरहेड में एक्सप्लोसिव कॉन्टैक्ट जो है, हाई एचई, हाई एक्सप्लोसिव जो है, वो 100 किलो हो सकता है, 250 किलो हो सकता है। तो ऐसा वाला बड़ा हुती का रॉकेट या मिसाइल अगर इजराइल के किसी बिल्डिंग पर या एयरपोर्ट टर्मिनल पर गिरता है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर वो रनवे पे गिरेगा तो रनवे पर एक बड़ा गहरा 10 फीट गहरा गड्ढा बन सकता है। तो अमेरिका में जाहिर बात है कि इस लड़ाई के शुरुआती दिन से ही जो डेमोक्रेट्स थे वो डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी को हमेशा समझाते रहे थे कि इजराइल को मदद करो, लेकिन थोड़ा देख देख के मदद करो।
जो बाइडेन के कार्यकाल तक जो भी हेल्प इजराइल को दी गई थी, वो गिन-गिन कर दी जाती थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से रिपब्लिकन्स जब से पावर में आए हैं, तब से बेतहाशा, अंधाधुंध सपोर्ट इजराइल को दिया जा रहा है, चाहे हथियार हो या पॉलिटिकल सपोर्ट दिया जाए। लेकिन रिपब्लिकन्स में भी 2 धड़े हैं, जो थोड़ा सेंटर ऑफ लेफ्ट रिपब्लिकन्स हैं, उन्होंने हमेशा से ही डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव डाला है कि इजराइल को जो मदद दी जाए, वो कुछ शर्तों के साथ दी जाए। ऐसा ना हो कि इजराइल को आंख बंद करके 7 खून माफ फिर भी मदद कर रहे हैं। तो ये सेंटर ऑफ लेफ्ट रिपब्लिकन सेनेटर्स जो हैं, क्या ये क्रिटिकल मास हासिल कर चुके हैं? वो सवाल है। क्या उनकी तादाद रिपब्लिकन पार्टी में उनकी तादाद क्या 20%, 30%, 40% से ज्यादा है? क्योंकि अगर सरकार को खतरा पहुंचाना है, तो जाहिर बात है कि पहले रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ही एक कंसेंसस होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो सही काम नहीं कर रहे हैं। जिसके लिए चाहे गुप्त मतदान हो या खुले आम ओपन मतदान हो, कम से कम 50% या 51% सेनेटर्स को डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वोट करना पड़ेगा। तो उस क्रिटिकल मास को होने में थोड़ा समय और लगेगा। जी डॉक्टर रिजवी। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है, जैसा कि हमने कहा कि ये सिर्फ एक परेशान करने वाली बात है। और अभी जो है एक और जो बात कही गई, मैं समझता हूँ ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जब उन्होंने हमला किया उधर से, हमास की तरफ से और हूती की तरफ से, तो अपनी तारीख जो है नेतन्याहू ने और बढ़ा ली है। वहां बस हमले के कारण नेतन्याहू ने अपनी पेशी निरस्त करने की भी मांग रख दी है कि चूंकि खतरा है और इसको बढ़ा दिया जाए। तो इस तरह से बहरहाल लेकिन जो एयरपोर्ट था वो काफी देर के लिए उसे रोका गया। वहां अफरा तफरी थी, हालात जो है वो अच्छे नहीं थे, ऐसी वहां से रिपोर्ट आ रही। तो बहरहाल अभी ये हमले जो कर रहे हैं वो हम सब जानते हैं कि ड्रोन से कर रहे हैं। और अभी इससे पहले उन्होंने फिलिस्तीन 2 और जुल्फकार जैसी मिसाइल का इस्तेमाल किया था। अभी वो नहीं कर रहे हैं। क्या उनकी तैयारी, खैर वो बात की बात है। लेकिन आप किस तरह से देख रही हैं जो पूरा हालात, अगर हम ये कहें जो अमेरिका के हालात है, प्रोटेस्ट जिस तरह से हो रहा है, या स्पेन ने जिस तरह से कदम उठाए, क्या आपको नहीं लग रहा है कि स्पेन जैसा मुल्क इतना बड़ा रेशमा हनीफ साहिबा कदम उठा रहा है, इतनी पाबंदियां लगा रहा है, लेकिन ये अरब ममालिक ये बिल्कुल चुप है? क्या ये कौन सा दीन लेकर के बैठे हैं? कौन सा इस्लाम ये दुनिया में पेश करना चाहते हैं? देखिए रिजवी जी, जो ये अरब ममालिक हैं, तो अब इनको क्या ही कहा जाए। ये सब अपना ज़मीर बेच चुके हैं और इनका कोई ना कोई ऐसा वीक पॉइंट ज़रूर है जो ये सब अमेरिका से दबे हुए हैं। और अभी जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो इन्होंने तो ऐसी रसूमात वहाँ पे करी हैं जो मतलब नहीं भी करना चाहिए था, जो बिल्कुल। और जो अभी आप शुरुआती अभी इंट्रो में आप कह रहे थे कि तालिबान ने ये कहा है, तो तालिबान उस वक्त कहाँ था जब इतना जेनोसाइड हो रहा था, मासूम बच्चे उस वक्त, क्या अभी भी वही हालात हैं कि भूख से लोग मर रहे हैं? वैसे तो बहुत ज्यादा आप लोग बहादुर कौम हैं और अमेरिका को भी भगा दिया, रूस को भी भगा दिया, यहाँ तक कि अपने हथियार भी छोड़ के अमेरिका को जाने पड़े। जो दोबारा मांग रहे हैं तो कह रहे हैं आइए और आप आकर ले लीजिए। जहां तक अमेरिका का सवाल है, तो डोनाल्ड ट्रंप जब आने वाले थे तो उन्होंने यही कहा था, अमेरिका फर्स्ट। सबसे पहले तो यही कहा था कि सबसे पहले तो हम अमेरिका का हित सोचेंगे और उसके बाद जो कुछ भी होगा, उसके बाद जो सारी चीजें सेकेंडरी हैं, लेकिन जो हमारे लिए जो प्रायोरिटी हम देंगे तो वो हम सबसे पहले जो है अमेरिका को ही देंगे। लेकिन अब हो क्या रहा है,
हो ये रहा है कि जितना भी ऐसा नहीं है कि वहां पर सिर्फ अमीरी है, वहां पे गरीबी भी है। अमेरिका में भी काफी गरीबी हो गई है, काफी बेरोजगारी हो गई है और वहां के जो नौजवान हैं वो खुद इस बात से अब मुतमईन नहीं है कि हमारे देश में ऐसे ऐसे हालात हो रहे हैं, इतनी समस्याएं हैं और आप जो है इजराइल को इस तरह से सपोर्ट किए जा रहे हैं, इतने हथियार दिए चले जा रहे हैं। वो भी अगर हथियार आप दे रहे हैं, चलो आपका बिजनेस है, ठीक है, लेकिन उन हथियारों का यूज कहाँ पर हो रहा है? जैसे कि अभी कैप्टन साहब कह रहे थे, डेमोक्रेट जो हैं वहां के, वो कोई भी ये नहीं चाहते हैं कि इस तरह से हथियार इजराइल को दिए जाए और खुली छूट दे दी जाए कि इन हथियारों का आप जैसे चाहें वैसा यूज करें। तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। इसी तरह से वहां भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच, सबसे पहले अगर ह्यूमन राइट्स की बात करें तो अमेरिका से ही ह्यूमन राइट्स की बात चली थी। वैसे तो अगर मतलब दुनियावी हिसाब से हम लोग देखें तो सबसे पहले ह्यूमन राइट्स वर्ड जो है अमेरिका में ही यूज किया गया था। वहां के जो प्रेसिडेंट थे डी रूजवेल्ट, उन्होंने यूज किया था। उसके बाद ह्यूमन राइट्स वॉच है, ह्यूमन राइट कमीशन है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है और तमाम तरह से और भी डिक्लेरेशन हैं और भी कॉवेनेंट हैं। तो इस तरह से बनाए गए थे। लेकिन ये है कि अमेरिका में जो सारे मुल्कों में अमेरिका ही देखता है कि कहाँ पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। तो जब आप खुद इस तरह से किसी को, एक जालिम को सपोर्ट करेंगे तो फिर अब आप ये भी कहने के हकदार तो है नहीं। जैसे कि अगर ईरान पे इतनी पाबंदियां आप लगाते चले जा रहे हैं कि उनका तेल भी कोई नहीं लेगा, जैसे कि हमारी कंट्री को भी वार्न किया कि आप जो है रूस से तेल न खरीदें, तो ये सब तो बहुत गलत है ना। अब धीरे धीरे करके देखिए, अगर बहुत ज्यादती जब लोग करने लगते हैं तो फिर उनका फिर जो है सम्मान जो होता है, रिस्पेक्ट होती है, वो भी कम होने लगती है। अब एक छोटी सी कंट्री है वेनेजुएला, वो भी देखिए इनके खिलाफ खड़ी हो रही है। उसको भी इन लोग बहुत धमकी अमेरिका से दी जा रही है, लेकिन वहां के भी जो प्रेसिडेंट हैं निकोलस, वो कह रहे हैं कि अब कुछ भी हो हम पहले अपना देश देखेंगे और हम अमेरिका के दबाव में नहीं आएंगे, क्योंकि वहां भी तेल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा तेल है वेनेजुएला में। तो उन्होंने कहा है कि हम जहां चाहेंगे बेचेंगे अपना तेल और जहां से चाहेंगे अपना सामान खरीदेंगे। जिस कंट्री को हमारे लोग चाहेंगे, हम लोग चाहेंगे देश हित में, तो हम लोग वहां पर बेचेंगे। अमेरिका के कहने पे हम कुछ भी नहीं करेंगे और चाहे कुछ भी हो जाए, अगर टकराव होना है तो भले ही टकराव भी हो जाए, लेकिन हम इनका कहना नहीं मानेंगे। इसलिए अमेरिका में भी बहुत ज्यादा बदअमनी है। जी डॉक्टर साहब।